प्यारे साथियों, ब्राइट फ्यूचर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज आप लोग देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है। इससे पहले जो हम पढ़ाए थे वह आप लोगों को पढ़ाए थे वर्ण विचार, ठीक है ना। आज उसी से मिलता जुलता हुआ जो हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक है जिसका नाम है क्या, शब्द रचना या शब्द विचार। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे क्या, शब्द रचना या शब्द विचार, ठीक है ना। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, चलिएगा आप लोग हेडिंग बना लेंगे शब्द रचना, या इसी को कहते हैं शब्द विचार। सबसे पहली बात हम लोग जानते क्या है कि शब्द होता क्या है। हम लोग इसमें सबसे पहली बात सीखेंगे एक शब्द, ठीक है ना। हमको पता है वर्ण मिलकर शब्द की संरचना बनाते हैं, ठीक है ना। तो वर्णों के समूह, वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग परिभाषा के लिखेंगे शब्द की। जब शब्द की परिभाषा लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहा जाता है। तो आप लोग लिखेंगे साथ साथ, वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहा जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है क्या कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को भी शब्द कहा जाता है, ठीक है ना। आप लोग एक बात समझेंगे क्या, जो एग्जाम में पूछ सकता है आप लोगों से क्या कि भाषा की सबसे छोटी जो सार्थक इकाई होती है उसी को शब्द कहा जाता है। या तो हम लोग शब्द की दूसरी परिभाषा देते हैं क्या, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द कहा जाता है, ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा, जब हम शब्द की परिभाषा को जान जाते हैं तो हमको पता है शब्द के दो रूप होते हैं। जब आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा शब्द के कितने रूप होते हैं, तो हम लोग बताएंगे शब्द के दो रूप होते हैं। एक होता है हमारा शब्द का सार्थक रूप और एक होता है शब्द का निरर्थक रूप, ठीक है ना। क्या होता है शब्द का सार्थक रूप और क्या होता है शब्द का निरर्थक रूप, उसको हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे क्या भैया, शब्द के सार्थक रूप। यहां से आप लोग आगे देखेंगे, जोड़ेंगे, यहां से आप लोग लिखेंगे यहां पे आप लोग लिखेंगे भैया शब्द के दो रूप होते हैं, शब्द के दो रूप होते हैं। एक होता है हमारा शब्द का सार्थक रूप, शब्द का सार्थक रूप। क्या होता है शब्द का सार्थक रूप, अभी हम लोग समझेंगे। और एक होता है हमारा शब्द का निरर्थक रूप, शब्द का निरर्थक रूप, ठीक है ना। अब हम लोग समझेंगे कि शब्द का सार्थक रूप क्या होता है। चलिएगा देखिएगा, यहां से शब्द का सार्थक रूप का हम लोग क्या मतलब समझते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे ऐसे शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, कुछ ना कुछ लिखेंगे आप लोग, ऐसे शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, शब्द का सार्थक रूप कहलाता है। सार्थक रूप कहलाता
है। चलिएगा देखिएगा, जैसे हम कहें कि हमारे हाथ में ये पेन है, एक मार्कर है, ठीक है ना। जब हम नाम लेते हैं किसका भैया, पेन का, जैसे हम बात करते हैं पेन का या मार्कर का, तो हमको पता है पेन जो होता है ये शब्द का कोई सार्थक रूप है। जो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है ये पेन होता है, ठीक है ना। इससे छोटा और कोई जो सार्थक इकाई भाषा का कोई होगा नहीं, ठीक है ना। तो इसका कुछ ना कुछ अपने आप में एक अर्थ होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग जैसे हम कहें किताब का भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई एकदम सार्थक अर्थ देता है। तो यही हमारे सार्थक शब्द के सार्थक रूप होते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं शब्द के निरर्थक रूप के बारे में। जो शब्द का निरर्थक रूप से तात्पर्य यही होता है, शब्द के निरर्थक रूप का मतलब यही होता है ऐसे शब्द जो सार्थक शब्द के साथ में बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं शब्द का निरर्थक रूप, ठीक है ना। जो सार्थक शब्दों के साथ बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं शब्द का निरर्थक रूप। यहाँ से जैसे हम कहें कि ये पेन, हम कहते हैं कि पेन वेन, पानी वानी, दाना वाना, चाय साय, मतलब जो सार्थक शब्दों के साथ बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वही हमारे शब्द के निरर्थक रूप होते हैं, ठीक है ना। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग समझते रहिएगा। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा शब्द का सार्थक रूप होता है उसी का वर्गीकरण करते हैं, उसी के बारे में आगे हम लोग सीखते हैं। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे, क्या इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, आप लोग हेडिंग बना लेंगे शब्द के सार्थक रूप का वर्गीकरण। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे शब्द के सार्थक रूप का वर्गीकरण। ठीक है ना। यहां से आप लोग देखेंगे जो एग्जाम में पूछता है, जब हम लोग शब्द का सार्थक रूप का वर्गीकरण करते हैं तो कितने टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इस बात को हम लोग सीखेंगे। एक तो पूछता है हमारा रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर शब्द के सार्थक रूप का वर्गीकरण, ठीक है ना। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद, ठीक है ना। उसके बाद एक पूछता है एग्जाम में, एक एग्जाम में पूछता है उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के सार्थक रूप का भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, ठीक है ना। चलिएगा, एक पूछता है अर्थ के आधार पर, किसके आधार पे, आप लोग बोलेंगे अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद। बोलिएगा आप लोगों को समझ में आ रहा है। एक हमारा होता है विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, किसके आधार पर, विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो हेडिंग बना लेंगे भैया, क्या, विकार या प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, ठीक है ना, शब्द के भेद। चलिएगा, यहां से हम लोग एक यहां से और पूछता है शक्ति के आधार पर शब्द का भेद, जो एग्जाम में बहुत कम पूछता है तो उसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही जब हम शब्द के सार्थक रूप का वर्गीकरण करते हैं तो कितने भागों में कर देते हैं भैया, 4 भागों में करते हैं। एक रचना या बनावट के आधार पर, एक उत्पत्ति के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर और एक विकार या प्रयोग के आधार पर। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे जब रचना या बनावट के आधार पर बात करते हैं तो इसके 3 प्रकार होते हैं। एक हमारा होता है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, और एक होता है हमारा यौगिक शब्द,
यौगिक शब्द, और एक होता है हमारा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होता है, अभी इन सब के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। अब पूछता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भी 4 भेद होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद। कौन कौन से आप लोग बताएंगे? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद। एक होता है हमारा तत्सम शब्द, एक होता है हमारा तद्भव शब्द, एक होता है हमारा देशज शब्द, और एक होता है हमारा विदेशज शब्द। ठीक है ना। एक यहाँ से और पूछता है, जो होता है हमारा संकर शब्द, उसको आप लोग हाईलाइट करके ऐसे लिख लेंगे, संकर शब्द। अभी इन सब के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, पहले जो हम डायग्राम बनाए हैं अच्छे से, उसको आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है ना। फिर जब हम अर्थ के आधार पर शब्द की बात करते हैं, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो आप लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर जब शब्द के भेद की बात करते हैं, तो एक होता है हमारा विलोम, एक होता है हमारा पर्यायवाची, एक होता है हमारा एकार्थी, इसको बोलते हैं समोच्चारित शब्द, एकार्थी या समोच्चारित शब्द। ठीक है ना। और एक होता है हमारा अनेकार्थी। जब आप लोगों से बात करेगा अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तब आप लोग बताएंगे विलोम होता है, पर्यायवाची, एकार्थी और अनेकार्थी। ठीक है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो हम जब बात करते हैं विकार या प्रयोग के आधार पे, तो शब्द के 2 भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं भैया? 2 भेद। एक होता है हमारा विकारी शब्द, और एक होता है हमारा अविकारी शब्द। ठीक है ना। दिख रहा है आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिएगा, अब हमको पता है विकारी और जो अविकारी होते हैं, विकारी के 4 प्रकार होते हैं और अविकारी के भी 4 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं विकारी, क्या होते हैं अविकारी, इस बात को अभी हम आप लोगों को आगे समझाने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन बनता कैसे है, पूछता कैसे है, ये आप लोग देखिएगा। जब शब्द के सार्थक रूप का हम लोग वर्गीकरण करते हैं, तो यहाँ से एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछता है क्या, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं या शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो आप लोग बता देंगे क्या भैया? 3 होते हैं। एक हमारा रूढ़ शब्द होता है, एक होता है योग रूढ़ शब्द, और एक होता है हमारा यौगिक शब्द। यहाँ से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। यहाँ से आप चाहे यूपीएसआई का एग्जाम देंगे, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम देंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन तो हमको 100% देखने के लिए मिलेगा। चलेंगे, अब जब पूछ लेता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग बताएंगे शब्द के मूलतः 4 भेद होते हैं। एक होता है हमारा तत्सम, एक होता है हमारा तद्भव, एक होता है देशज और एक होता है विदेशज। ठीक है ना। उसके बाद पूछता है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग बताएंगे 4, विलोम, पर्यायवाची, एकार्थी और अनेकार्थी। ठीक है ना। विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द के जब भेद की बात करते हैं, तो 2 होते हैं, एक विकारी होता है और एक अविकारी होता है। ठीक है ना। अब विकारी के अंतर्गत 4 आते हैं और अविकारी के अंतर्गत 4 आते हैं। अगले पेज पे आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है ना। चलेंगे, देखेंगे जब हम विकार या प्रयोग की बात करते हैं, विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द का भेद करते हैं, तो हमको पता है 2 भागों में बांटते हैं। अभी जस्ट बताए थे, एक होता है हमारा विकारी शब्द। विकारी शब्द का मतलब आप लोग समझेंगे और अविकारी शब्द का मतलब आप लोग समझेंगे। ठीक है ना। अविकारी शब्द,
ऐसे शब्द जिस पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं, और ऐसे शब्द जिस पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर है सभी को? चलेंगे देखेंगे। अब विकारी के अंतर्गत 4 आते हैं। हमारा आता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, और विशेषण। ठीक है ना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है ना। उसके बाद अविकारी के अंतर्गत जो आते हैं 4 आते हैं, अभी हम आप लोगों को बताएं। ठीक है ना, एक होता है हमारा क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण शब्द कह सकते हैं या अव्यय कह सकते हैं। एक होता है हमारा संबंध बोधक, बोधक अव्यय या शब्द कह सकते हैं। एक होता है हमारा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय या शब्द कह सकते हैं। और एक होता है हमारा जो विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है ना, अव्यय मतलब अविकारी शब्द जिस पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना। अब इतनी बात जान लेने के बाद अभी हम आप लोगों को बताएंगे क्या होता है रूढ़ शब्द, क्या होता है हमारा योग रूढ़ शब्द, क्या होता है हमारा यौगिक शब्द। ठीक है ना, सब के बारे में अभी हम लोग आप लोगों से चर्चा करेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है, आप लोग जानते रहिएगा कि व्याकरण के जो मूलतः 3 स्तंभ माने जाते हैं, देखेंगे आप लोग। इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, देखेंगे। जो एग्जाम में पूछता है, व्याकरण के 3 स्तंभ माने जाते हैं, व्याकरण के 3 स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है ना। एक तो होता है जो हमारा, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्णमाला या वर्ण विचार, वर्णमाला या वर्ण विचार। ठीक है ना, वर्ण विचार। एक होता है हमारा शब्द रचना, जिस टॉपिक को हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, शब्द रचना, या इसी का दूसरा नाम होता है शब्द विचार। एक होता है हमारा वाक्य रचना, वाक्य रचना। अगर ये तीनों टॉपिक हमको व्याकरण में अगर हमको कंप्लीट अध्ययन कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट हम जितने भी चैप्टर होते हैं उनका हम लोग अच्छे से गेन कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यही व्याकरण के मूलतः 3 स्तंभ माने जाते हैं। एक जो वर्णमाला हम पढ़ चुके हैं, और एक शब्द रचना जिसको हम पढ़ा रहे हैं, जिसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं अभी, और एक हमारा होता है वाक्य रचना। ठीक है ना। पहले हम इन्हीं तीनों के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे, इस बात को आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रचना या बनावट के आधार पर, जब शब्द के भेद की बात करते हैं, अब हम आते हैं वहां पर। ठीक है ना। तो चलेंगे, अब हेडिंग बना लेंगे क्या, रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद। चलिएगा देखिएगा, इसमें हम अब जो पहले आप लोगों को बताए हैं, जो हमारा होता है पहला रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, इसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना, इसको हम लोग सीखेंगे। रूढ़ का मतलब होता है मूल शब्द, रूढ़ का मतलब होता है क्या भैया, मूल शब्द। मतलब ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिसका विभाजन ना हो सके, ऐसे शब्द जिसका विभाजन ना हो सके, या तो हम कह सकते हैं ऐसे शब्द जिसको हम लोग तोड़ ना सके, या तो हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिसका हम लोग संधि विच्छेद ना कर सके, वो सारे के सारे शब्द हमारे कैसे होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं या मूल शब्द होते हैं। इस बात को आप लोग समझिएगा। ठीक है ना। रूढ़ का मतलब क्या होता है, रूढ़ का मतलब होता है जड़,
जड़ का मतलब आप लोग समझते हैं मूल। मूल का मतलब होता है ऐसे शब्द जिसको हम लोग तोड़ ना सकें, जिसका हम लोग विभाजन ना कर सकें, वे सारे शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे बात करें, जैसे हम लिख दें, यही लिख दें पेन। क्या पेन का हम लोग संधि विच्छेद कर सकते हैं? क्या इसको हम लोग तोड़ सकते हैं? क्या इसका और कोई अर्थ होता है? पेन का मतलब पेन, ठीक है ना, ये हमारे मूल शब्द होते हैं। जैसे हम बात कर लिख दें नाक, क्या हम लोग इसको तोड़ सकते हैं? तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, ये हमारा मूल शब्द होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग लिख दें कापी, ठीक है ना, ये हमारे कैसे शब्द होते हैं? मूल शब्द होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग लिख दें सील, कुछ भी लिख सकते हैं जिसका हम लोग संधि विच्छेद या विभाजन ना कर सके, वो सारे के सारे हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। चलेंगे, अब हम लोग अगला सीखेंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है? यौगिक शब्द, इसके बारे में आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसका हम लोग विभाजन कर सकते हैं। लिखेंगे ऐसे शब्द जिसका विभाजन किया जा सके, या तो हम लोग कहेंगे क्या, कि ऐसे शब्द जिसका संधि विच्छेद किया जा सके, संधि विच्छेद, या जिसको हम लोग तोड़ा जा सके। कह सकते हैं ऐसे शब्द जिसको हम लोग तोड़ सकते हैं, संधि विच्छेद किया जा सके। लेकिन यहाँ पे एक बात हमको ख्याल करनी है, क्या, जब हम शब्द को तोड़ेंगे, यौगिक शब्द वाले हमारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे, जब हम उस शब्द को तोड़ेंगे, वह जिस दो शब्दों में टूटेगा वह उसी मूल शब्दों का अपना अलग अलग मतलब जो शब्द टूटेगा, जिसमें टूटेगा, वह वही शब्द वही अर्थ देगा। जैसे बात करें, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे हम कहें, जैसे एक शब्द दिया क्या भैया, विद्यालय। हमको पता है इसका जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको तोड़ेंगे, विद्या धन आलय, ठीक है ना। तो आलय का जो अर्थ होगा यह इसी मूल शब्द से होगा, और विद्या का जो अर्थ होगा इसी मूल शब्द से होगा। बात समझ में आ गई। जैसे हम शब्द लिखें पुस्तकालय, ठीक है ना, इसको हम तोड़ देंगे, पुस्तक धन आलय में पुस्तक का अपना अर्थ होगा और आलय का अपना अर्थ होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से शब्द हमको देखने के लिए मिलते हैं यौगिक शब्द में। आप लोगों को क्लियर हो गए? तो आप लोग यहाँ से जानेंगे कि जितने संधि समास वाले एग्जाम्पल होते हैं सभी के सभी यौगिक शब्द कहे जाते हैं। बट लेकिन क्या, जो हमारे बहुव्रीहि समास वाले एग्जाम्पल होते हैं, जो बहुव्रीहि समास वाले उदाहरण होते हैं, वो सारे के सारे हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब क्या होता है योग रूढ़ शब्द, उसको हम लोग सीखेंगे अपने अगले पेज पर। आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना। चलिएगा, देखिएगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग सीखेंगे अगला अपना कौन सा, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बना होता है। क्या कहेंगे भैया इसके बारे में? दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बना होता है। और जब हम इसको तोड़ते हैं, जब इसको हम लोग तोड़ते हैं, यह कोई तीसरा अर्थ देता है, ठीक है ना। तो जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बनता है और कोई तीसरा अर्थ देता है, और तीसरा अर्थ देता है, तीसरा अर्थ देता है, योग रूढ़ शब्द कहलाता है, ठीक है ना। योग रूढ़ शब्द
कहलाता है। चलिएगा, यहाँ से आप लोग नोट लिखेंगे, एक पॉइंट नोट लिखेंगे भैया, बहुव्रीहि समास वाले, बहुव्रीहि समास वाले सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। चलिएगा, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे हम एक शब्द लिखते हैं लंबोदर, ठीक है ना। हमको पता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, लंबा धन उदर, मिलकर बना देता है लंबोदर। और लंबोदर किसी तीसरे व्यक्ति को या किसी तीसरे के बारे में कोई तीसरा अर्थ देता है, तो जो तीसरा अर्थ प्रदान करता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, योग रूढ़ शब्द। जैसे बात करें, हम लोग कहें क्या, जलज, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जलधन जल, जलधन जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला, जल का मतलब हो कहाँ पर, जल में, तो जल में जन्म लेने वाला अर्थात हम लोग कहते हैं कमल को, ठीक है ना। ये भी तीसरा अर्थ देता है। जैसे हम कहें घनश्याम, जब हम लोग बात करते हैं घनश्याम की, ये भी हमारा कोई तीसरा अर्थ मतलब किसी विशेष अर्थ के रूप में बोले जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे किस में चले जाते हैं। जैसे हम लिख दें पंकज, ठीक है ना, जैसे हम लिख दें, ठीक है ना। चलिएगा, इसी प्रकार ढेर सारे एग्जाम्पल हमको देखने के लिए मिलते हैं योग रूढ़ शब्द में। योग रूढ़ शब्द का मतलब यही होता है जो कोई तीसरा अर्थ प्रदान करता है, ऐसे शब्द जिनका हम लोग जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं और जिसका हम लोग संधि विच्छेद या करते हैं, तो यह दोनों शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ प्रदान करता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या भैया, योग रूढ़ शब्द। हमको अच्छे से पता है, आप लोगों को अच्छे से एकदम क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं किसके आधार पर, अब हम लोग बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द। आप लोग हेडिंग बना लेंगे भैया, दूसरा शब्द के सार्थक रूप का विभाजन करते हैं। चलिएगा, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो हम अपना अगला वीडियो लेके आएंगे उसमें आप लोगों को शब्द रचना पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग दोनों वीडियो को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि हमको पता है आप लोगों को समझने में जरा सा कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। चलिएगा, तो हम इसके लिए अपना दूसरा वीडियो लेके आएंगे शब्द रचना का पार्ट 2, तो उसको आप लोग देखेंगे। हम आप लोगों को बताएं व्याकरण के 3 स्तंभ होते हैं, एक हमारा वर्णमाला या वर्ण विचार जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, दूसरा हमारा होता है शब्द रचना या शब्द विचार, फिर वाक्य रचना या वाक्य विचार। अगर इन तीनों को हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। व्याकरण के जो तीनों स्तंभ माने जाते हैं, मेन यही ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन यही कवर करते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।